औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्लाइड नज़र आ रही है जी? जी सर, आ रही है। ओके, थैंक यू। अच्छा, आज हमने लेक्चर नंबर 5 पढ़ना है जी, और हमारा आज का टॉपिक है हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इसमें इंटेलिजेंस, अच्छा चलें, इसमें कुछ चीज़ें मैं फिर इंटेलिजेंस की डेफिनेशन इसमें मैंने ऐड नहीं कर सका। चलें, वो फिर नोट्स जब आपको मैं दूंगा तो वो मैं भेज दूंगा साथ डेफिनेशन ऐड करके कि इंटेलिजेंस होती क्या है। इंटेलिजेंस की जो जनरल डेफिनेशन है ना, वो ये है एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, यानी ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है। तो एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन नोवल सिचुएशन। नोवल सिचुएशन से क्या मुराद होता है कि ऐसी सूरत हाल जो आपने पहले फेस नहीं की हो, उस सूरत हाल में आपको कोई मसला पेश आ जाता है, उस मसले को आप अपने जहन के मुताबिक कैसे हल करेंगे, ये आपकी इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक है, तो ये जनरल, सबसे जनरल डेफिनेशन है। अच्छा, ये इंटेलिजेंस के ऊपर ना बहुत काम होता रहा इंटेलिजेंस में। जैसे आपने सुना होगा आईक्यू। आईक्यू स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस कोशेंट। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट होता है। इसका फार्मूला क्या, ये मैं एक स्लाइड मज़ीद फिर ऐड कर दूंगा, उसमें ये आईक्यू और इंटेलिजेंस की डेफिनेशन और इसका फार्मूला भी भेज दूंगा। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। IQ स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस कोशेंट। इसका फार्मूला होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, यानी बटे के ऊपर मेंटल एज आती है, नीचे क्रोनोलॉजिकल एज, MA/C है, ज़रब 100, ये इसका फार्मूला है। तो ये विलियम स्टर्न ने दिया था, तो ये मैं एक स्लाइड ऐड कर दूंगा। चले, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये तो इंटेलिजेंस का तारुफ हुआ। तो ये गार्डनर हैं, इनकी थ्योरी ये कहती है, इससे पहले ये समझा जाता था कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक ही चीज़ है और किसी भी बंदे की जहनी सलाहियत होती है। ठीक है, इंटेलिजेंस इज़ एन इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव एबिलिटी, जिसका फोकस होता है कि कोई बंदा जो है ना, वो अपना आईक्यू कैसे उसका है, वो ज़ुबान को कितना जल्दी किसी चीज़ को मेमोराइज़ कर लेता है, या मैथमेटिकल लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकता है। तो यानी इंटेलिजेंस का सारा फोकस किस चीज़ के ऊपर था? जहनी सलाहियतों के ऊपर था। ठीक है, तो एन इनोवेटिव अप्रोच टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड पोटेंशियल। तो ये एक न्यू इनोवेटिव अप्रोच थी जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने इंट्रोड्यूस करवाई। ये 11 जुलाई 1943 को 1943 में सैक्रांटन पेंसिल्वेनिया के अंदर, अमेरिका के हैं ये, अमेरिका की स्टेट है पेंसिल्वेनिया, यहाँ पे इनकी बर्थ हुई है। तो इन्होंने उस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को, वो जो कहा जाता था कि जहनी सलाहियतें हैं, उसके अगेंस्ट बात की। तो इसकी थ्योरी का नाम ही मल्टीपल इंटेलिजेंसेस है। ये थ्योरी कहती है इंटेलिजेंस एक सिंगल एंटिटी नहीं है, सिंगल एस्पेक्ट नहीं है, सिंगल ट्रेट नहीं है, बल्कि क्या है, सेट ऑफ डाइवर्स एबिलिटीज़ है, मल्टीपल एबिलिटीज़ का एक सेट है। तो जिसको पेरेंट्स को, एजुकेटर्स को समझना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे की बेहतर नशोनुमा कर सकें। तो गार्डनर ने इनिशियली 8 टाइप्स दी थी ये मल्टीपल इंटेलिजेंस में। बाद में उसमें एक 9वीं कैटेगरी, जिसको एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ये भी ऐड कर दी थी अपनी थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, चैलेंज करती है आईक्यू का, सिंगल आईक्यू का आइडिया। यानी इंटेलिजेंस जिसको सिंगल आईक्यू समझा जाता था, इंटेलिजेंस कोशेंट जिसका अच्छा है वो बड़ा ज़हीन है, जिसका नहीं है वो इंटेलिजेंस कम है उसकी। तो यहाँ पे आईक्यू को सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर समझा जाता था ह्यूमन माइंड का। ठीक है, कि आईक्यू जिसका स्ट्रॉन्ग है वो ठीक है, अदरवाइज़ वो नहीं है। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि इंसान के, ह्यूमंस के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस पाई जाती है, और हर बंदा मुख्तलिफ वे से चीज़ों को प्रोसेस करता है। तो इसने ये 9 डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ना वो इंटेलिजेंसेस दी। एग्जिस्टेंशियल, इंटरपर्सनल, म्यूज़िकल, कैनेस्थेटिक, विजुअल, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल एंड नेचुरलिस्टिक। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं कि ये इनका क्या रोल है। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं
जो ये देखते हैं कि उनके स्टूडेंट्स चीज़ें सीखते नहीं हैं जब तक उनको चीज़ें नए या डिफरेंट वे में सिखाई ना जाए, जब तक उनको चीज़ें न्यू या डिफरेंट वे में ना सिखाई जाएं तो वो नहीं सीख सकते। यानी मिसाल के तौर पर हम पूरी क्लास को ना एक ही मेथड से समझा सिखा रहे होते हैं, अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस मेथड से नहीं सीखते। क्या ये बात दुरुस्त है कि सारे बच्चे एक मेथड से नहीं सीख सकते? जी जी सर। यस सर। इवन जो बच्चे एक मेथड से एक चीज़ सीख रहे होते हैं ना, सम टाइम उनको उसी मेथड के दरमियान भी कोई चीज़ ऐसी होती है जो समझ नहीं आती। ये भी होता है ना, आपने खुद एज अ लर्नर नोट किया हो, मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरा पढ़ाने का तरीका तो शुरू से आखिर तक एक ही होता है, लेकिन उसके दरमियान भी कुछ कन्फ्यूजन होती होंगी, होती है कि नहीं होती? जी सर। अच्छा, अब जिन जब होती हैं तो आप लोग क्वेश्चन करते हैं, जब क्वेश्चन करते हैं तो मैं उसको डिफरेंट वे में एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। टीचिंग लर्निंग से हट के आपको एवरीडे, कभी मैं आटा गूंदने की, कभी खाना बनाने की, खाने के दौरान टेस्ट करने की, बाद में टेस्ट करने की, ये एग्जांपल क्यों दे रहा होता हूँ? ठीक है, टू शो कॉन्सेप्ट इन न्यू और डिफरेंट वे, मुख्तलिफ वे से आप लोगों तक चीज़ पहुँचा रहा हूँ। क्यों? किसी तरह से तो आपके माइंड में बात बैठेगी ना भाई। तो मैनी टीचर्स हैव सीन दैट सम स्टूडेंट डोंट लर्न वेल अनटिल द लेसन इज़ शाउन इन न्यू या डिफरेंट वे। ये मेरा मकसद भी यही होता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है जो राइटिंग नहीं करना चाहता, हम क्या करते हैं, उसको पिक्चर स्टोरी की पे लगा देते हैं, मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं, हम उसे कहते हैं कि ये पिक्चर है, इसको देख के लिखो। अब वो बड़ा इंटरेस्ट शो कर देता है इस चीज़ के अंदर। वही बच्चा जो पहले लिखना नहीं चाह रहा था, अब स्टोरी की शक्ल में वो लिखना शुरू कर देता है। एक और एग्जांपल है कि हम फ्रैक्शन का, वो जो कसूर होती हैं 3/4, 5/7, 4/10 फ्रैक्शन जो होती, वो बच्चा नहीं समझ पा रहा, हम उसको ऑरेंज की स्लाइस 4 स्लाइस करके दे देते हैं, ये 1/4 है, 2/4 है, 3/4 है, ठीक है, तो वो बच्चा बेहतर समझ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एग्जांपल क्या शो करती हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस को, कि एक वे से एक बच्चा नहीं पिक कर सक रहा, तो उसके माइंड के अंदर, उसके जहन के अंदर, या अल्लाह ताला ने उसको ऐसी सलाहियतें दी होती हैं कि वही बच्चा वही चीज़ किसी दूसरे वे में बहुत अच्छी तरह पिक कर लेता है। इट हेल्प देम टू सी दैट एवरी चाइल्ड लर्न इन देयर ओन वे। हर एक बच्चा अपने वे से जो है ना वो सीखता है, एक मेथड हर जगह काम नहीं आ सकता। कुछ लोग इस थ्योरी को जो है वो कहते हैं कि ये लर्निंग स्टाइल भी हो सकते हैं, लेकिन ये लर्निंग स्टाइल नहीं है बेसिकली। गार्डनर ये कहते हैं कि ये बेसिकली एक बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ है, इंटेलिजेंस है, कि वो मुख्तलिफ वैसे चीज़ें सीखता है। तो ये वो 9 डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस हैं जो कि गार्डनर ने अपनी किताब फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस 1983 के अंदर लिखी गई, उसके अंदर ये जो है ना इसका जिक्र किया, ठीक है। तो अब वो कौन कौन सी 9 कैटेगरीज हैं? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचर स्मार्ट, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल स्मार्ट, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस। वन बाई वन इनको देखते हैं, नटा लगा लें, नाम इसी सीक्वेंस में याद कर लें। अब सबसे पहले देखें जी, हाँ जी सर स्लाइड शो नहीं हो रही। अब सर हो रही है। अच्छा, अब देखें, नेचुरल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचर स्मार्ट। गार्डनर ये कहते हैं कि बच्चों के अंदर ना एक सलाहियत होती है कि वो मुख्तलिफ लिविंग थिंग्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, फिशेस को, ठीक है, रॉक्स को, या इसी तरह जितनी भी क्रिएशन है अल्लाह ताला की, तो उनको जो जिस तरह की भी है उनको डिस्क्रिमिनेट करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये फ़लाँ जानवर हलाल है या हराम है, ठीक है, फ़लाँ परिंदा हलाल है या हराम है, तो ये क्यूरियोसिटी होती है। तो इन चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करने की जो सलाहियत है ना बच्चों के अंदर, इसको कहते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस या नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस या नेचर स्मार्ट, ठीक है। जैसे प्लांट्स को, एनिमल्स को, किसी का माइक ऑन ऑफ करें, क्लाउड्स को, रॉक्स को, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। अब हमारी, अगर हम ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को मैं नहीं मानता, लेकिन चूँकि साइंस में चीज़ एक है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, आप में से जो बायो या साइंस वाले उनको पता है, वो कहते हैं कि इंसान पहले पता नहीं कोई और बलाएँ थी और फिर उससे चेंज हो के इंसान बने। हालांकि अल्लाह ताला ने वाज़े बताया हुआ है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को बिगाड़ के ये बंदर, खिंजीर, सूअर, ये रीछ, ये जो जानवर हैं ये पैदा किए, ना कि उनको
उनकी दुम ख़त्म हो गई और इंसान बने, ऐसा नहीं है। द एबिलिटी, ये जो एबिलिटी है ना एवोल्यूशनरी, जो इस साइंस जो कहती है कि जो पुराने हंटर्स थे, गैदरर थे, फार्मर्स थे, ठीक है, तो वही आजकल क्या बने हैं, बॉटनिस्ट। उस वक़्त के जो हंटर थे, फार्मर्स थे, उस वक़्त के जो हंटर थे वो बॉटनिस्ट बने, उस वक़्त के जो हंटर्स थे वो आज शेफ़ बन गए हैं, ठीक है। यानी मतलब ये है कि साफ ज़ाहिर है अब हंटिंग ख़त्म हो गई है, उस तरह की फार्मिंग जैसे पुरानी वक्त, तो अब वही लोग जो है ना वो बॉटनिस्ट बन गए हैं, वही बहुत रिसर्चर बन गए हैं, वही शेफ़ बन गए। तो ये इट इज़ आल्सो बिलीव दैट मच ऑफ आवर कंज्यूमर सोसाइटी, हमारी जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करने वाली सोसाइटी है, ठीक है, तो वो वेस्ट करती है नेचुरल इंटेलिजेंस को, ठीक है। तो इसमें हम कार को, स्नीकर्स को, मेकअप को, ठीक है, या इस तरह की चीज़ों को हम, यानी हर एक चीज़ को जो यहाँ पे प्लेनेट पे मौजूद है, आप उनको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए जो इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं वो आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस होती है। तो हमारी सोसाइटी इन चीज़ों पे फोकस नहीं करने देती बच्चों को। आपका क्या वास्ता है, आप अभी छोटे हो, ठीक है, आपने क्यों सवाल शुरू कर दी। तो ये नेचुरल इंटेलिजेंस नेचुरल चीज़ों से रिलेटेड है। अच्छा, जो दूसरी इंटेलिजेंस है वो है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, इसको हम कहते हैं म्यूज़िक स्मार्ट। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस का फोकस होता है डिस्कर्न यानी डिफरेंशिएट करना, पिच, ठीक है, रिदम, टिम्बर यानी वॉइस स्टाइल, टोन, पिच, ये सारी उसे आवाज़ से रिलेटेड चीज़ें, पिच है, रिदम है, ठीक है, आपका टिम्बर है, डिफरेंट वॉइस स्टाइल, टोन है। तो ये चीज़ें मतलब आप जैसे देखें ना, आप लोगों को शर्म नहीं आती, ठीक है। अब इससे मेरा क्या कह, मतलब मैं बोल तो रहा हूँ कि आप लोगों को शर्म नहीं आती। अब एक जुमला ही मैंने ऐसे बोला है, शर्म करो यार, शर्म करो यार, इन दोनों में क्या डिफरेंस नोट किया आपने? जी शाबाश। पहले वाले में मैं गुस्से में हूँ, आवाज़ की टोन तो है, लेकिन इसके अंदर मैसेज क्या था? अब पहले वाले में मैं मतलब ये है कि गुस्से में था, या दूसरे वाले में गुस्से में था, दूसरे टोन में? सर पहले नॉर्मल, फिर गुस्से में थे सर। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हम बच्चों को शाबाश देते हैं, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश भाई शाब। अब ये भी एक अंदाज़ है हमारा, इसमें हम टांट कर रहे होते हैं, पहले वाले में हम उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करता है बच्चा, ये उसकी म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है। या जैसे दूसरे जो लोग हैं वो म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, जो सॉन्ग सुनने में, राइम सुनने में, वो फिर आवाज़ को पसंद ना पसंद है, आवाज़ की टून है, पिच है, ठीक है। तो द इंटेलिजेंस एनेबल अस टू रिकॉग्नाइज, क्रिएट, रिप्रोड्यूस एंड रिफ्लेक्ट ऑन म्यूज़िक, यानी इनका फोकस म्यूज़िक है, आवाज़ के ऊपर फोकस करना, उसको रिफ्लेक्ट करने के ऊपर होता है। अच्छा, ये कौन यूज़ करता है जी, ये वाली म्यूज़िक, ये वाली इंटेलिजेंस कौन यूज़ करता है? डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय कंपोज़र, जो आवाज़ कंपोज करते हैं, यानी सिंगर्स होते हैं, कंडक्टर होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, वोकलिस्ट होते हैं, लिसनर होते हैं, ये सारे के सारों के पास ये इंटेलिजेंस मौजूद होती है, वो आवाज़ के जादू जगाते हैं अपनी का। तो इंटरेस्टिंगली देयर इज़ ऑफन एन इफेक्टिव कनेक्शन बिटवीन म्यूज़िक एंड द इमोशंस। आप देखें ना, इनके साथ बहुत से लोग जो है मौसीकी को रूह की ग़िज़ा समझते हैं। तो आप ये देखें कि मतलब आवाज़ का, मैं यूँ म्यूज़िक तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि आवाज़ और जज्बात का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। बड़े प्यार से अगर कोई आपसे बात करे तो आपका कलेजा ठंडा हो जाता है, आपका दिल करता है कि उसके साथ जो है ना आप अदब के साथ, एहतराम के साथ बात करें। बहुत अच्छा मौका है, और किसी ने आपको बदतमीज़ी कर दी है तो आप सारा दिन उस दिन डिस्टर्ब रहते हैं। वजह क्या होता है? देयर इज़ रिलेशन बिटवीन आवाज़, म्यूज़िक एंड इमोशंस। इसी तरह मैथमेटिकल और म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है, तो इनके अंदर भी एक कॉमन चीज़ है, यानी मैथ और म्यूज़िक का भी बड़ा कॉमन रिलेशन है। यंग अडल्ट जितने भी तरह के होते हैं ना, वो सिंगिंग में, ड्रंगिंग में, आपने अक्सर देखा होगा जो बाज़ औक़ात अकेले बैठे होते हैं लोग या फीमेल्स, तो वो खुद गुनगुना रहे होते हैं, तो इसको ड्रमिंग बोलते हैं, सिंगिंग, ड्रमिंग। तो वो जो है ना अडल्ट्स के अंदर ये भी होता है कि वो सिंगिंग शुरू कर देते हैं इस तरह। अच्छा, तीसरी जो इंटेलिजेंस है ये है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, नंबर या रीजनिंग स्मार्ट इसको कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये वो सलाहियत है जिसमें बच्चा चीज़ों को कैलकुलेट, क्वांटिफाई, कंसिडर प्रोपोजिशन या हाइपोथेसिस बनाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन को कंप्लीट करता है,
ठीक है, चीज़ों के दरमियान, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, नंबर्स के दरमियान रिलेशनशिप बनाता है, एब्स्ट्रैक्ट खुलासा निकालता है किसी चीज़ का, ठीक है, सिंबॉलिक थाट किसी चीज़ से, किसी आइडिया से मिलती जुलती अपनी एक थाट बनाता है, और चीज़ों को सीक्वेंस में रखने और इंडक्शन और डिडक्शन पे फोकस करता है। ये मैंने पहले बताया हुआ इंडक्शन डिडक्शन आपको एक दफ़ा। तो इसमें हम बोलते हैं कि इसमें स्पेसिफिक टू जनरल जो है ना वो इंडक्शन होती है, एग्जाम्पल पहले देना और उसके बाद चैप्टर पढ़ा देना, टॉपिक पढ़ाना, ये इंडक्शन है, और टॉपिक पहले पढ़ाना, एग्जाम्पल एंड पे देना, ये डिडक्शन होती है। तो स्पेसिफिक टू जनरल जो है ना रीजनिंग, ये होती है इंडक्शन, और जनरल टू स्पेसिफिक डिडक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल इंटेलिजेंस इसमें डेवलप, बच्चा मैथमेटिकल साइंटिफिक सोल्यूशन निकालता है, डिटेक्टिव साइंटिफिक चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करता है। बहुत सारे एडल्ट्स होते हैं जिनके पास जो चीज़ों को पैटर्न देने में, कैटेगराइज करने में, रिलेशनशिप देने में, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन में, गेम्स और एक्सपेरिमेंटेशन में जो यूज़ करते हैं ना इंटेलिजेंस, वो आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है। अच्छा, इस तरह एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है, ये फोकस करती है कि हम क्यों बनाए गए हैं, वाई ह्यूमन एग्जिस्ट, वाई आई एम हेयर, मुझे क्यों बनाया गया, वाई डू वी डाई, हाउ डिड वी गेट हेयर, हम यहाँ पे कैसे हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मरने के बाद क्या होगा, ठीक है, हम क्यों मरते हैं। तो अपनी एग्जिस्टेंस के अबाउट इंसान सोचता है। मैं तो अक्सर सोचता हूँ, मतलब मुझे तो मैं सोता हूँ दोपहर को या रात को, आप यकीन करें मुझे ये ख्याल होता है कि पता नहीं मैं उठूँगा कि नहीं उठूँगा। साफ ज़ाहिर है ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, तो किसी भी वक्त भी अल्लाह ताला वापस बुला सकते हैं अपने पास। ये सोचना चाहिए। मौत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब करती है। किसी की मोटिवेशन आपको नहीं करती, किसी की मोटिवेशन हो, बहुत अच्छे लोग होते हैं जिनको सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं जो अल्लाह के करीब हो जाते हैं। अदरवाइज़ अल्लाह ताला के करीब करने के सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ना वो मौत की याद है। आप याद करें कि हमने मरना है, ज़िंदगी आर्जी है, ठीक है। कितने लोग बेचारे होते हैं जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं, लेटर आने और उनको रिसीव होने के से पहले उनकी डेथ हो जाती है। कितनी कहानियाँ हमारे तक पहुँची हैं, ठीक है। तो क्यों, अल्लाह की अमानत है। टेस्ट इंटरव्यू दे के बहुत अच्छा देखते हैं कि जी वो वापस आ रहे हैं घर, खुदा न खासा कोई हादसा हो जाता है, इंटरव्यू में टॉप पे होता है बंदा, तो अल्लाह की अमानत है। तो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना, गौर करना, अल्लाह के करीब हो जाना, ये एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है। उसके बाद है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अच्छा, दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, एक डिडक्टिव और इंडक्टिव का सवाल आपके पेपर में आएगा, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो एक्टिव लर्निंग मेथड्स के अंदर। एक आएगा आपका इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस या कम्युनिकेशन का। मैं आपसे इस वक्त जो बात कर रहा हूँ ना ये कहलाएगी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटर का मतलब होता है 2 3 4 5, 2 या 2 से ज़्यादा, पर्सनल लोग। अब ये देखिए कितने लोग हैं, 2 हैं, इधर 5 7 लगे हुए हैं, इधर ये 4 बची हैं। इसको पीपल स्मार्ट कहा जाता है। क्यों? इसमें बच्चे वर्बल और नॉन वर्बल इशारों से या लैंग्वेज को यूज़ करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है ना वो जो यूज़ होती है ना वो लैंग्वेज यूज़ होती है कम्युनिकेशन में। अभी हम देखेंगे। अब इसमें टीचर, सोशल वर्कर, पब्लिक फिगर, जो भी पॉलिटिशियंस हैं वो सबसे ज़्यादा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। सोशल वर्कर लोगों में घुल मिल जाते हैं, एक्टर, पब्लिक फिगर, पॉलिटिशियंस, इनका फोकस होता है अवाम के साथ लिंक रहना, ठीक है। तो लोगों के साथ मिलना जुलना, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, लोगों के साथ उठना बैठना, लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाना, गमी खुशी में शरीक होना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाता है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर involves effective verbal and non-verbal communication, the ability to distinction among the other, sensitivity to moods and temperament of others, and ability to entertain multiple perspective. टीचर, सोशल वर्कर्स, एक्टर्स, पब्लिक फिगर्स, पॉलिटिशियंस, ये सारे के सारे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को एग्जिबिट शो करते हैं, ठीक है। तो यंग अडल्ट विद द काइंड ऑफ इंटेलिजेंस आर लीडर्स अमंग देयर पीयर। छोटे बच्चे जो है ना, अब देखिए क्लास में एक लीडर सीआर होता है, तो ग्रुप का एक लीडर होता है। तो यहाँ पे वो बात की जा रही है कि जो जिनकी ये इंटेलिजेंस अच्छी होती है वो लीडर होते हैं अपने ग्रुप के, जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, क्योंकि वो दूसरों की फीलिंग्स को, मोटिव्स को, आइडियाज़ को समझते हैं। छठे नंबर पे जो इंटेलिजेंस है इसको बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहते हैं। कैनेस्थेटिक का क्या मतलब होता है? आपने पढ़ा हुआ, शाबाश।
सर सर जो बता फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, हाँ, पिछला था जो अपने मोटर स्किल्स यूज करके कोई चीज करी। इंटरपर्सनल जो है ना, पीपल स्मार्ट उसको कहा जाता है। बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को बॉडी स्मार्ट कहा जाता है। अब ये जो बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है ना, इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है? चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करना, यूज़ करना। फिज़िकल वर्क है, एक्सरसाइज है, स्पोर्ट्स, गेम्स, एथलेटिक्स, सर्जन, डॉक्टर, क्राफ्ट यानी कोई दस्तकारी है, कोई गेम है, कोई ऑपरेशन डॉक्टर सीख रहा है, कोई फार्मिंग सीख रहा है, यानी जो भी प्रैक्टिकल टास्क जो भी हम सीखते हैं कि अपनी बॉडी को यूज़ कैसे करना है, इसको बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहते हैं। कैपेसिटी टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एंड यूज़ वैरायटी ऑफ फिजिकल स्किल्स, ये इंटेलिजेंस टाइमिंग एंड परफेक्शन ऑफ स्किल पे फोकस करती है। मिसाल के तौर पर आपके हाथ से मोबाइल गिरता है, आप गिरने देते हैं उसको? क्या करते हैं जी? सर बचाते हैं। सर मिसाल के तौर पर एक हाथ से गिरता है, दूसरा हाथ आप आगे करने की कोशिश करते हैं, और अगर नीचे वाले हाथ से भी गेम निकल जाए तो फिर पाँव आगे करते हैं कि पाँव पे गिर जाए, फर्श पे ना गिर जाए। ठीक है, करते हैं ना ये चीज़ें। ये होता है माइंड बॉडी यूनियन, कि आप मतलब साफ ज़ाहिर है कि हमारा दिमाग फौरी उसको हुक्म दे रहा होता है, हमारे हाथ को, हमारी हरकत को हम जो है ना झुक रहे होते हैं, पाँव आगे कर रहे होते हैं, टांग आगे कर रहे होते हैं, ये चीख निकाल रहे होते हैं, किसी और को कह रहे थे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो दिस इंटेलिजेंस इन्वॉल्व द सेंस ऑफ टाइमिंग एंड परफेक्शन ऑफ स्किल्स। तो हम इतने इफेक्टिवली परफेक्शन के साथ, अब जो सुस्ती कर जाता है उसके मोबाइल का सत्यानाश हो जाता है, जो फिर को इसको टाइमिंग को परफेक्टली यूज़ करता है माइंड बॉडी यूनियन के साथ, उसकी वो चीज़ बच सकती है। एथलीट्स हैं, डांसर्स हैं, सर्जन्स हैं, क्राफ्ट पीपल हैं, ये सारे के सारे इसी को यूज़ करते हैं, बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को। उसके बाद है जी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंस यूज़ होती है ना, वो होती है यही कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस भी आप इसको कह सकते हैं, वर्ड स्मार्ट। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है कि हम वर्ड को, अल्फाज को एज अ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों की बात खुद समझते हैं। थिंक इन वर्ड्स, यूज़ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस, अप्रिशिएट कम्प्लेक्स मीनिंग्स। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हमें इस बात के लिए अलाउ करती है कि हम अंडरस्टैंड करें वर्ड्स के मीनिंग और उनको मल्टीपल या मेटा लिंग्विस्टिक स्किल्स, ठीक है, आपके जो है ना लिंग्विस्टिक्स की लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो इनके अंदर यूज़ करें उन वर्ड्स को। ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज के अंदर इसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये कॉम्पिटेंस या इंटेलिजेंस है। पोइट, नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट, पब्लिक स्पीकर, ये सारे के सारे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। ये हम राइटिंग में, रीडिंग में, टेलिंग स्टोरीज़ में, वर्ड्स डूइंग क्रॉस वर्ड्स में, क्रॉस कम्युनिकेशन में, ये हम यूज़ करते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक हो गया। नंबर 8 पे है जी इंट्रापर्सनल। अभी थोड़ी देर पहले हमने इंटरपर्सनल की बात की थी। ठीक है, अब इस बच्चे को देखिए ये किससे बातें कर रहा होगा, पिक्चर देख के क्या आइडिया होता है? खुद से। सर ये खुद के साथ। और इसको अगर आप देखें तो सर ये अपने आप से कर रहा है ना, ये भी अब इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, सेल्फ स्मार्ट इसको कहा जाता है। रोज़ाना ना ये मामूल बना लें आज से अपना। थोड़ा स्लो पढ़ाइए, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। 4 तो लाइनें हैं, मैं हर एक उस पर स्लाइड पे 3 4 मिनट लगा रहा हूँ। अच्छा, अब देखें कि हम ना रोज़ाना, आप एक मामूल बनाया आज से, रोज़ाना रात को ना सोने से पहले अपना मुहासबा किया करें, अपने से बातें किया करें, आंखें बंद करें, बाजू अपना आंखों के ऊपर रखें कि आज का दिन मेरा कैसे गुजरे, मैंने किसका दिल दुखाया, मैंने अपने अम्मी अब्बू का दिल दुखाया, उनकी बात नहीं मानी, मैंने आज कितने झूठ बोले, मैंने आज कितनी नमाज़ें छोड़ी, मैंने आज सोशल मीडिया पे कितनी गंदी चीज़ें देखी और उनको शेयर किया। ठीक है, मैंने किसी के बारे में आज कितनी नफ़रत अपने दिल में रखी। ये होती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अपने आप से बातें करना। अब साफ ज़रा हमारे पास और काम तो होता नहीं, हमने ये तो नहीं सोचना होता कि हमने आइंस्टाइन बनना है, हमने कोई चीज़ें डिस्कवर करनी है। हम ये सोचते हैं कि टेस्ट में पास कैसे होना है, कल क्या पहन के जाना है, ठीक है, और फ़लाँ से बदला कैसे लेना है। ठीक है, ये चीज़ें इंट्रापर्सनल, ये भी हैं तो इंट्रापर्सनल ही, लेकिन इनसे अवॉइड करना है आज से।
और अपने अपने बारे में सोचना है, अपनी फैमिली के बारे में पॉजिटिव सोचना है, अपनी फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोचना है, अपनी जन्नत जहन्नम के बारे में, कब्र के बारे में। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ एंड वंस थाट्स एंड फीलिंग। अपने बारे में सोचना, अपनी थाट्स फीलिंग के बारे में। एंड यूज़ सच नॉलेज इन प्लानिंग एंड गिविंग डायरेक्शन टू वंस लाइफ। फिर अपनी लाइफ को उस डायरेक्शन में चलाना है। ठीक है, तो अब सावधान है, जो अच्छा सोचता है तो वो अच्छा डायरेक्शन में चलाएगा, जिसने साजिश ही करनी है, लड़ाइयाँ भिड़ाइयाँ ही करनी है, दूसरों के खिलाफ आगे आग भड़कानी है, ठीक है, घर में अपनी जो भाभी है उसकी ज़िंदगी, उसका जीवन हराम करना है, या सास ने अपनी बहू का, ठीक है, तो उसने फिर उस डायरेक्शन में जाना है। आपने आज से ये तैयार करना है कि हम इंशाल्लाह ताला अपनी फीलिंग, थिंकिंग, थॉट्स को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे मूव करेंगे। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में नॉट ओनली एन अप्रिसिएशन ऑफ द सेल्फ। हमने हर वक्त अपनी तारीफ़ ही नहीं करनी कि आज मैं बहुत अच्छा किया, आज मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया, फ़लाँ ने तारीफ़ की, फ़लाँ ने। ये सोचना है कि मैंने मज़ीद अच्छा कैसे बनना है। बट आल्सो ऑफ ह्यूमन्स कंडीशन, अपनी कंडीशंस का भी मुताला करना है। इट इज़ एविडेंट इन साइकोलॉजिस्ट, स्पिरिचुअल लीडर, फिलोसफर ये यूज़ करते हैं। ठीक है, द यंग अडल्ट्स मे बी शाय, दे आर वेरी अवेयर ऑफ देयर ओन फीलिंग एंड आर सेल्फ मोटिवेटेड। कुछ लोग बड़े शर्मीले होते हैं, वो जाहिर तो नहीं करते, लेकिन अपनी फीलिंग्स के बारे में, थिंकिंग के बारे में उनको अच्छा पता होता है। लास्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो गार्डनर ने दी है, ये है स्पेशल इंटेलिजेंस, पिक्चर स्मार्ट। ठीक है, पिक्चर्स को, विजुअल्स को इस्तेमाल करना, पिक्चर्स को, इसको विजुअल स्मार्ट भी आप कह सकते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस में 3 डायमेंशनल कोई भी चीज़ है, कोई भी 3 डायमेंशनल चीज़ है, आपने उसको यूज़ कैसे करना है, उससे इमेजिनेशन, उसकी बेस पे रीजनिंग, उसको यूज़ करना, ग्राफिक्स को, आर्टिस्टिक स्किल्स को, ताकि आप अपने उसको यूज़ करके, अब ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे बच्चे, वो इस तरह उनसे चीज़ें बना रहे होते हैं। ठीक है, ड्राइंग कर रहे होते हैं, बिल्डिंग बना रहे होते हैं, पेंटिंग बना रहे होते हैं, आर्ट बना रहे होते हैं, मेज़ इस तरह के हो जाते हैं, पज़ल, ठीक है, जिग्सा पज़ल, तो इस तरह के ये चीज़ें बच्चे इनके अंदर अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे पिक्चर स्मार्ट कहलाती हैं। तो इसमें सेलर हैं, पायलट हैं, जो स्कल्प्टर हैं, जो वो बनाते हैं, नक्शे बनाते हैं लोगों के, पेंटर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे जो है ना, इस तरह की जो नक्शे बनाने वाले नक्शा नवीस हैं, तस्वीर नवीस हैं, जो लोगों की तस्वीर बनाते हैं, और वो बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, मुजस्मा साज, वो ये सारे के सारे स्पेशल इंटेलिजेंस में आते हैं। यंग अडल्ट जो होते हैं, जो जैसे छोटे बच्चे हैं, वो मेज़ हैं या ड्राइंग, पेंटिंग में, इन चीज़ों के अंदर जो वक्त गुजारते हैं, तो ये उनकी इंटेलिजेंस होती है। तो ये थी जी लास्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, हावर्ड गार्डनर की स्पेशल इंटेलिजेंस। अब हम ये देखेंगे कि हम हमारे यहाँ इसको इसी क्लास में इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। वाइल एडिशनल रिसर्च इज स्टिल नीडेड टू डिटरमिन द बेस्ट मेजर ऑफ असेसिंग एंड सपोर्टिंग अ रेंज ऑफ इंटेलिजेंस इन स्कूल्स। अभी मज़ीद भी इस पर ज़रूरत है कि और भी तरह की इंटेलिजेंस को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। द थियरी हैज़ प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू ब्रॉडन द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। अब मैंने शुरू में आपको डेफिनेशन बताई, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, लेकिन इस थियरी ने क्या कर दिया है, वो उस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया है। इसने कहा कि सिंगल चीज़ नहीं है इंटेलिजेंस, ठीक है, तो इसने डेफिनेशन ही ब्रॉड कर दी है। इसी एजुकेटर के लिए ये चीज़ बड़ी यूज़फुल है, उसको सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे मुख्तलिफ वे से उनकी इंटेलिजेंस काम कर रही होती है, और एक वे से अगर वो बच्चा हमारा नहीं आंसर कर पा रहा या नहीं समझ पा रहा, तो हम उसको मुख्तलिफ वे में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ क्रिटिकल नॉट टू क्लासीफाई द स्टूडेंट एज बीइंग द स्पेसिफिक टाइप ऑफ लर्नर। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दें कि बच्चे ये इस तरह के लर्नर, नहीं। नॉर हैज़ हैविंग एन इन्नेट और फिक्स टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, हम बल्कि ये है कि हम ये समझेंगे, ये नहीं ना हम क्लासिफिकेशन के लिए और ना ही फिक्स टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, ये दोनों अपने माइंड से हम निकाल देंगे। हम ये कहेंगे कि बच्चे की अपनी इंटेलिजेंस फिक्स नहीं है, ठीक है, और ना ही हम इस थ्योरी की बेस पे बच्चों को क्लासीफाई करें, बल्कि क्या है कि बच्चों के पास एक सलाहियत मौजूद है, हम उस सलाहियत को इस्तेमाल कराने के लिए मुख्तलिफ वेज़ बच्चों को दे रहे हैं, मुख्तलिफ राहें हमवार कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम यहाँ पे बात करें अगर कि हम बच्चों को छोटे छोटे क्विज़ दे देते हैं, ठीक है, ऑनलाइन किसी उसकी वजह से ऑनलाइन क्विज़ मैप से बच्चों को दे देते हैं।
अब इससे फिर उनकी साफ ज़ाहिर है कि यानी एक है ना कि हम तो क्लास में ही पढ़ा रहे हैं बच्चे को, हम क्या करें, उनको कोई ऑनलाइन क्विज़ दे दें गूगल ड्राइव बेस, जैसे मैं आपको टेस्ट दे रहा हूँ, वो बच्चे फ़न में लर्निंग शुरू कर देंगे। ठीक है, उनको कोई पिक्चर दिखा के उनसे सवाल जवाब शुरू कर दें करना, तो ये एक तरह की क्या होगी, ये हमारी पिक्चर स्मार्ट हो जाएगा। ठीक है, विजुअल इंटेलिजेंस हमारी हो जाएगी। तो बात करने का मकसद ये है कि इस तरह से हम जो बच्चों के अंदर मुख्तलिफ़ वे से मुख्तलिफ़ चीज़ें उनको प्रेजेंट करेंगे तो वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे, तो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट ओवरऑल बढ़ेगी। ठीक है, इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ इन वन एरिया डज़ नॉट प्रिडिक्ट द वीकनेस इन अनदर। ये लाजमी नहीं है कि एक बच्चा की कम्युनिकेशन तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि वो बच्चा जो है ना वो उसकी स्पेशल रीजनिंग यानी उसकी आर्ट भी अच्छी हो, लाजमी नहीं है, उसकी ड्राइंग भी अच्छी हो, लाजमी नहीं है, वो अच्छा स्विमर या अच्छा प्लेयर हो, ये लाजमी नहीं है। तो एक फील्ड के अंदर अगर उसकी इंटेलिजेंस है तो लाजमी नहीं है कि दूसरे में भी होगी, या एक फील्ड में वो कमज़ोर है तो दूसरे में लाजमी नहीं है कि कमज़ोर होगा, एक में अच्छा है तो लाजमी नहीं दूसरे में अच्छा होगा। तो इसलिए ये भी बात बच्चे के उस्ताद को, ईसी टीचर को समझनी चाहिए। ये था जी आज का आपका टॉपिक। तो कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी इस पूरे टॉपिक में से। जी शाबाश। सर मैंने ये काफ़ी इसकी वीडियोस देखी हैं और उसमें थे कि इसके 8 टाइप्स हैं सर। आज मैंने पहली बार देखे हैं 9 टाइप्स, और शायद ये एग्जेंशियल वाला था जो ये न्यू है। तो सर अगर इसके बारे में क्वेश्चन आए तो 8 ही टिक करेंगे या फिर 9? ये जो आपका सवाल है कल भी शायद आपने किसी और थियरी से रिलेटेड पूछा था। बात ये है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो आपका सिलेबस है। किसका सिलेबस है? सिलेबस में मेंशन है। ये वो सिलेबस है जो आपका सिलेबस है। एक मिनट मैं इसका एविडेंस आपको देता हूँ, आपको शायद कल भी तसल्ली नहीं हुई थी मेरी बात की, मैं बताता हूँ, एक सेकंड। ये नज़र आ रही है जी स्लाइड आपको, ये सॉरी जी हाँ, अब इसमें जी सर आ रही है। इसमें देखिएगा कितनी लिखी नहीं हुई सर। हैं, कितनी लिखी हुई हैं? सर सर हैं 9 लिखी हुई हैं ना? सर, अच्छा चले अब ये, मुझे शो। अच्छा चले अब ये देखिएगा, ये पढ़िएगा, ये क्या लिखा हुआ है? सर करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर। सर ये मेरे पास ये बुक है, लेकिन सॉरी सर, लेकिन ये मैंने देखी नहीं थी। असल में मैंने वीडियो देखी थी इसमें ये यूट्यूब पढ़े पे, हैं। तो उसमें क्या था। हाँ बस ये फिर मैंने नहीं आपको सर, आपको थैंक मैं यू सर। वो बात ठीक है आपकी मोहतरमा। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने आप लोगों के लिए वो सोच रहा हूँ जो सीबा आपके लिए सोच रहा है। ठीक है, बात समझ लग रही है ना? मुझे पता है ये सारी चीज़ें, हाँ ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं। फ़िलहाल जस्ट फॉलो माय नोट्स एंड फॉलो माय डायरेक्शंस, ये आपके फ़ायदे के लिए, क्योंकि उसकी वजह पता है क्या है? मेरी बात सुने ना, मैं सवाल तो पूरा होने दे मोहतरमा उनका। तो जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ ना, आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं करा रहा चीज़ें। एडिशनल कुछ कराऊँगा, कम नहीं होंगी चीज़ें, तो इसलिए इनको फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। जी आप पूछें, क्या सवाल पूछ रही थी आप? कोई और फीमेल सवाल कर रही थी। टेस्ट सुना तो था कि उसमें जून में हो जाएगा, मई के एंड, या अभी फ़िलहाल स्केजुअल तो आया नहीं है, तो पॉसिबल अगर ये मई के एंड पे होता है तो इंशाल्लाह हम 20 तक सिलेबस वाइंड अप कर देंगे, कोई मसला नहीं। मैं तो बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ कि आप चीज़ें अच्छी तरह याद करें, स्पीड नहीं लगवा रहा। अगर एक महीना आगे ले गए तो हम महीना ले जाएंगे सेशन को, कोई मसला नहीं।